चैप्टर 1। पहली नज़र। ये दिन का वह समय था जब मैं सबसे अधिक चाहता था कि मैं सो सकूं। हाई स्कूल, या फिर शुद्धिकरण सही शब्द था। अगर मेरे पापों का प्रायश्चित करने का कोई तरीका होता तो इसे कुछ हद तक गिनती में शामिल किया जाना चाहिए। यह नीरसता ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मुझे आदत हो गई थी। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा असंभव रूप से नीरस लगता था। शायद इसे मेरी नींद का रूप भी माना जा सकता है यदि नींद को सक्रिय अवधियों के बीच की निष्क्रिय अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। मैं कैफेटेरिया के दूर कोने में प्लास्टर के बीच से गुजरती दरारों को घूरता रहा और उनमें ऐसे पैटर्न की कल्पना करता रहा जो वहां थे ही नहीं। यह उन आवाज़ों को अनसुना करने का एक तरीका था जो मेरे सिर के अंदर नदी की धार की तरह बड़बड़ा रही थीं। इनमें से कई 100 आवाज़ों को मैंने बोरियत के कारण नज़रअंदाज कर दिया। जब बात मानव मन की आई, मैंने ये सब पहले भी सुना था और फिर कुछ और। आज सभी विचार छोटे से छात्र समूह में एक नए सदस्य के शामिल होने के तुच्छ नाटक में डूबे हुए थे। उन्हें तैयार करने में बहुत कम समय लगा। मैंने हर कोण से विचारों के बाद नए चेहरे को दोहराया हुआ देखा था। बस एक साधारण मानव लड़की। उसके आगमन पर उत्साह थकाऊ रूप से अनुमानित था। यह वही प्रतिक्रिया थी जो किसी को छोटे बच्चों के समूह पर एक चमकदार वस्तु दिखाने पर होती है। भीड़ जैसे आधे नर पहले से ही खुद को उसके प्रति मोहित होने की कल्पना कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वह देखने में कुछ नया था। मैंने उन्हें अनसुना करने की बहुत कोशिश की। मैंने केवल 4 आवाज़ों को नापसंदगी के बजाय शिष्टाचार के कारण रोका। मेरा परिवार, मेरे 2 भाई और 2 बहनें, जो मेरी मौजूदगी में निजता की कमी के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें शायद ही कभी इसकी चिंता होती थी। मैंने उन्हें वह दिया जो मैं कर सकता था। मैं सुन नहीं सकता था। अगर मैं कुछ कर सकता था तो मैंने सुनने से मना कर दिया। मैं चाहे जितना भी प्रयास करूं, फिर भी मुझे पता था रोज़ली हमेशा की तरह अपने बारे में सोच रही थी। उसका दिमाग एक स्थिर तालाब था जिसमें कुछ आश्चर्य थे। उसने प्रतिबिंब में अपनी प्रोफाइल देखी थी। किसी के चश्मे से उतरकर वह अपनी पूर्णता पर विचार कर रही थी। किसी और के बाल असली सोने के करीब नहीं थे। किसी और का आकार इतना सही ढंग से घंटे के आकार का नहीं था। किसी और का चेहरा इतना दोषरहित, सममित अंडाकार नहीं था। उसने खुद की तुलना यहाँ के इंसानों से नहीं की। ये तुलना हास्यास्पद, बेतुकी होती। उसने हमारे जैसे दूसरों के बारे में सोचा, उनमें से कोई भी उसके बराबर नहीं था। एम्मेट की आमतौर पर लापरवाह अभिव्यक्ति हताशा से भरी हुई थी। अब भी वो अपने काले बालों में एक बड़ा हाथ घुमाता था, बालों को मुट्ठी में बांधता था। रात में जैस्पर से हारने वाले कुश्ती मैच को लेकर अभी भी गुस्से में था। स्कूल के दिन के अंत तक मैच की योजना बनाने के लिए उसे अपने सीमित धैर्य की आवश्यकता होगी। एम्मेट के विचारों को सुनना कभी भी घुसपैठ जैसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था जिसे वह जोर से न कहे या अमल में न लाए। शायद मुझे दूसरों के दिमाग को पढ़कर केवल इसलिए दोषी महसूस हुआ क्योंकि मुझे पता था कि अंदर ऐसी चीजें हैं जो वे नहीं चाहते कि मैं जानूं। अगर रोज़ली का दिमाग एक स्थिर तालाब था, तो एम्मेट का दिमाग एक झील था जिसमें कोई छाया नहीं थी, कांच की तरह साफ। और जैस्पर पीड़ित था। मैंने एक आह दबा ली। एडवर्ड। एलिस ने मन ही मन मेरा नाम पुकारा और मेरा ध्यान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरा नाम जोर से पुकारा जा रहा हो। मुझे खुशी थी कि पिछले कुछ दशकों में मेरा दिया गया नाम चलन से बाहर हो गया था। यह अतीत में परेशान करने वाला था। जब भी कोई एडवर्ड के बारे में सोचता, मेरा सिर अपने आप घूम जाता। अब मेरा सिर नहीं घूम रहा था। एलिस और मैं इन निजी बातचीत में अच्छे थे। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई हमें पकड़ ले। मैंने अपनी आंखें प्लास्टर की रेखाओं पर टिकाए रखीं। वह कैसा है? उसने मुझसे पूछा। मैंने भौहें सिकोड़ी। बस मेरे मुंह के रंग में थोड़ा बदलाव था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे दूसरों को पता चल जाए। मैं आसानी से बोरियत के कारण भौहें सिकोड़ सकता था। जैस्पर बहुत देर तक स्थिर रहा। वह मानवीय हरकतें नहीं कर रहा था जैसा कि हम सभी को करना चाहिए, लगातार हरकत में रहना ताकि बाहर न दिखें, जैसे एम्मेट अपने
बालों को खींच रहा था। रोसेली अपने पैरों को पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ मोड़ रही थी। एलिस अपने पैरों को लिनोलियम पर टैप कर रही थी, या मैं दीवार पर अलग अलग पैटर्न को देखने के लिए अपना सिर हिला रहा था। जैस्पर लकवाग्रस्त दिख रहा था। उसका दुबला शरीर एकदम सीधा था, यहाँ तक कि उसके शहद जैसे बाल भी वेंट से आने वाली हवा पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। एलिस का मानसिक स्वर अब चिंतित था, और मैंने उसके मन में देखा कि वह जैस्पर को अपनी परिधीय दृष्टि से देख रही थी। क्या कोई खतरा है? वो निकट भविष्य में आगे की ओर देख रही थी, मेरी भौहों के पीछे के स्रोत की तलाश में नीरसता के दृश्यों को देख रही थी। ऐसा करते हुए भी उसने अपनी तीखी ठोड़ी के नीचे एक छोटी मुट्ठी को दबाना और बार बार पलकें झपकाना याद रखा। उसने अपनी छोटी उलझी हुई काली बालों की एक लट को अपनी आंखों से हटा लिया। मैंने अपना सिर धीरे से बाईं ओर घुमाया, मानो ईंटों को देख रहा हूँ। दीवार पर खड़े होकर आह भरी और फिर दाईं ओर मुड़ गया, छत की दरारों की ओर। दूसरे लोग मान लेंगे कि मैं इंसान की भूमिका निभा रहा हूँ। केवल एलिस जानती थी कि मैं अपना सिर हिला रहा हूँ। वह शांत हो गई। अगर हालत बहुत खराब हो जाए तो मुझे बता देना। मैंने केवल अपनी आंखें ऊपर छत तक घुमाईं और वापस नीचे आ गईं। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी थी कि मैं उसे जोर से जवाब नहीं दे सका। मैं क्या कहता? मेरी खुशी ये बिल्कुल भी नहीं था। मुझे जैस्पर के संघर्षों को सुनना अच्छा नहीं लगा। क्या इस तरह से प्रयोग करना वाकई जरूरी था? क्या सुरक्षित रास्ता ये स्वीकार करना नहीं होगा कि वो कभी भी अपनी प्यास को उतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल पाएगा जितना हम बाकी लोग कर सकते हैं, और उसकी सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए? आपदा से क्यों खिलवाड़ करना? हमारी पिछली शिकार यात्रा को 2 सप्ताह हो चुके थे। हम में से बाकी लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल समय नहीं था। कभी कभी अगर कोई इंसान बहुत करीब आ जाता या हवा गलत दिशा में चलती तो थोड़ा असहज हो जाता, लेकिन इंसान शायद ही कभी बहुत करीब आते। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें वह बताया जो उनका चेतन मन कभी नहीं समझ पाता। हम एक खतरा थे जिससे बचना चाहिए। जैस्पर इस समय बहुत खतरनाक था। ऐसा अक्सर नहीं होता था, लेकिन कभी कभी मैं अपने आसपास के इंसानों की बेखबरता देखकर चौंक जाता था। हम सभी इसके इतने आदी हो चुके थे, हम हमेशा इसकी उम्मीद करते थे, लेकिन कभी कभी यह सामान्य से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता था। उनमें से किसी ने भी हमें यहाँ नहीं देखा। हम टूटी फूटी कैफेटेरिया की मेज पर आराम कर रहे थे, हालांकि हमारे आसपास फैले बाघों का हमला हमसे कम घातक होगा। उन्होंने सिर्फ 5 अजीब दिखने वाले लोगों को देखा, जो इंसानों के इतने करीब थे कि वे गुजर सकते थे। इतनी अविश्वसनीय रूप से सुस्त इंद्रियों के साथ जीवित रहने की कल्पना करना कठिन था। उस समय एक छोटी लड़की हमारे सबसे नज़दीकी टेबल के अंत में रुकी, एक दोस्त से बात करने के लिए रुकी। उसने अपने छोटे रेतीले बालों को झटकते हुए अपनी उंगलियों से कंघी की। हीटर ने उसकी खुशबू को हमारी ओर उड़ा दिया। मैं इस बात का आदी हो चुका था कि उस खुशबू से मुझे अपने गले में सूखापन महसूस होता था। मेरे पेट में खोखली तड़प, मेरी मांसपेशियों का स्वतः कसना, मेरे मुंह में विष का अत्यधिक प्रवाह। ये सब बिल्कुल सामान्य था, जिसे आमतौर पर नज़रअंदाज करना आसान था। अभी यह और भी मुश्किल था, क्योंकि जैस्पर पर नज़र रखने के दौरान प्रतिक्रियाएं और भी ज्यादा तेज और दोगुनी हो गई थीं। जैस्पर अपनी कल्पना को खुद से दूर जाने दे रहा था। वो इसकी कल्पना कर रहा था खुद को एलिस के बगल वाली सीट से उठकर उस छोटी लड़की के पास खड़ा होने की कल्पना कर रहा था। नीचे झुककर अंदर जाने के बारे में सोच रहा था, जैसे कि वो उसके कान में फुसफुसाने जा रहा हो और अपने होठों को उसके गले के आर्च को छूने दे। कल्पना कर रहा था कि उसकी त्वचा की कमजोर बाधा के नीचे उसकी नाड़ी का गर्म प्रवाह उसके मुंह के नीचे कैसा महसूस होगा। मैंने उसकी कुर्सी पर लात मारी। उसने मेरी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसकी काली आंखें एक पल के लिए नाराज हो गईं और फिर नीचे देखने लगी। मैं उसके सिर में शर्म और विद्रोह की जंग सुन सकता था। माफ करना, जैस्पर ने बड़बड़ाया। मैंने कंधा उचका दिया। तुम कुछ नहीं करने वाले थे, एलिस ने उसकी शर्मिंदगी को शांत करते हुए उससे कहा। मैं ये देख सकती थी।
मैंने उस भौं को दबा लिया जो उसके झूठ को उजागर कर देती। हमें एक साथ रहना था, एलिस और मैं। यह आसान नहीं था, उन लोगों के बीच विचित्र होना जो पहले से ही विचित्र थे। हमने एक दूसरे के रहस्यों की रक्षा की। अगर आप उन्हें इंसान के तौर पर सोचते हैं तो ये थोड़ी मदद करता है, एलिस ने सुझाव दिया। उसकी ऊंची, संगीतमय आवाज इतनी तेज थी कि इंसान के कानों से समझ नहीं पा रहे थे, अगर कोई सुनने के लिए काफी करीब था। उसका नाम विटनी है। उसकी एक छोटी बहन है जिसे वो बहुत प्यार करती है। उसकी माँ ने एस्मे को उस गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था, क्या तुम्हें याद है? मैं जानता हूँ कि वह कौन है, जैस्पर ने रूखेपन से कहा। वह दूर मुड़ा और एक छोटी खिड़की से बाहर देखने लगा जो लंबे कमरे के चारों ओर छज्जे के नीचे बनी हुई थी। उसके लहजे ने बातचीत खत्म कर दी। उसे आज रात शिकार करना होगा। इस तरह का जोखिम उठाना, अपनी ताकत का परीक्षण करना, अपनी सहनशक्ति का निर्माण करना हास्यास्पद था। जैस्पर को बस अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और उनके भीतर काम करना चाहिए। एलिस ने चुपचाप आह भरी और खड़ी हो गई, अपने खाने की ट्रे जैसे कि उसका सहारा अपने साथ लेकर और उसे अकेला छोड़कर। वह जानती थी कि कब उसे उसके प्रोत्साहन से ऊब हो गई है। हालांकि रोज़ली और एम्मेट अपने रिश्ते के बारे में ज्यादा मुखर थे, लेकिन एलिस और जैस्पर ही थे जो एक दूसरे की हर जरूरत को जानते थे और साथ ही अपनी भी। मानो वे भी मन पढ़ सकते थे, लेकिन सिर्फ एक दूसरे का। एडवर्ड, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया। मैं अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनकर मुड़ा, हालांकि यह पुकारा नहीं जा रहा था, बस सोचा जा रहा था। मेरी आंखें आधे सेकंड के लिए एक जोड़ी बड़ी, चॉकलेट भूरी मानवीय आंखों से टकराईं, जो एक पीले, दिल के आकार के चेहरे पर स्थित थी। मैं उस चेहरे को पहचानता था, हालांकि मैंने इसे इस पल से पहले कभी नहीं देखा था। यह आज हर इंसान के दिमाग में सबसे ऊपर था। नई छात्रा, इसाबेला स्वान, शहर के पुलिस प्रमुख की बेटी, जिसे कुछ नई हिरासत स्थिति के कारण यहाँ रहने के लिए लाया गया था। बेला, उसने उन सभी को सही किया जिन्होंने उसका पूरा नाम इस्तेमाल किया था। मैं ऊबकर दूसरी ओर देखने लगा। मुझे ये समझने में एक सेकंड लगा कि वो मेरा नाम सोचने वाली नहीं थी। बेशक वह पहले से ही कल्लन पर फिदा है, मैंने सुना कि पहला विचार जारी रहा। अब मैं उस आवाज़ को पहचान गया। जेसिका स्टेनली। काफ़ी समय हो गया था जब से उसने मुझे अपनी आंतरिक बकबक से परेशान किया था। जब वह अपनी गलत जगह पर अटकी हुई चीज़ों से उबर गई थी, तो ये कितनी राहत की बात थी। उसके लगातार हास्यास्पद दिवा स्वप्नों से बच पाना लगभग असंभव हुआ करता था। उस समय मैं चाहता था कि मैं उसे ठीक से समझा सकूं कि अगर मेरे होंठ और उनके पीछे के दांत उसके पास कहीं भी होते तो क्या होता। इससे उन कष्टप्रद कल्पनाओं को शांत किया जा सकता था। उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर ही मैं लगभग मुस्कुरा उठा। जेसिका ने कहा, इससे उसे बहुत फायदा होगा। वह वाकई सुंदर भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि एरिक उसे इतना क्यों घूर रहा है। या माइक। वह बाद वाले नाम पर मानसिक रूप से झिझक गई। उसका नया जुनून, सामान्य रूप से लोकप्रिय माइक न्यूटन, उसके लिए पूरी तरह से अनजान था। जाहिर है, वो नई लड़की के लिए उतना अनजान नहीं था। एक और बच्चा चमकदार वस्तु के लिए हाथ बढ़ा रहा था। इसने जेसिका के विचारों को एक बुरा किनारा दिया, हालांकि वह बाहरी रूप से नए आने वाले के प्रति सौहार्दपूर्ण थी क्योंकि उसने उसे मेरे परिवार के बारे में आमतौर पर प्रचलित ज्ञान समझाया था। नए छात्र ने हमारे बारे में पूछा होगा। जेसिका ने सोचा, आज भी हर कोई मेरी तरफ देख रहा है। क्या ये सौभाग्य नहीं है कि बेला की मेरे साथ 2 क्लास हैं? मुझे यकीन है कि माइक मुझसे पूछना चाहेगा कि वह क्या कर रही है। इससे पहले कि छोटी मोटी और तुच्छ बातें मुझे पागल बना दें, मैंने अपने दिमाग से बेकार की बातों को बाहर निकालने की कोशिश की। जेसिका स्टेनली नई स्वान लड़की को सारी गंदी बातें बता रही है। कुलीन कबीले, मैंने एम्मेट को विचलित करने के लिए फुसफुसाया। वह मन ही मन हंसा। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हो रही होगी, उसने सोचा। वास्तव में ये कल्पना से परे है। इसमें घोटाले की हल्की सी झलक है। इसमें डर का जरा भी अंश नहीं है। मैं थोड़ा निराश हूँ। और नई लड़की, क्या वह भी गपशप से निराश है?
मैंने ये जानना चाहा कि यह नई लड़की बेला जेसिका की कहानी के बारे में क्या सोचती है। जब उसने उस अजीब चाक जैसी त्वचा वाले परिवार को देखा जिससे सार्वभौमिक रूप से परहेज किया जाता था, तो उसने क्या देखा? उसकी प्रतिक्रिया जानना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने परिवार के लिए बेहतर शब्द के अभाव में एक चौकीदार की तरह काम करता था। हमारी रक्षा के लिए अगर कभी किसी को शक होता तो मैं हमें पहले से चेतावनी दे सकता था और आसानी से पीछे हट सकता था। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई सक्रिय कल्पना वाला इंसान हम में किसी किताब या फिल्म के किरदारों को देख लेता था। आमतौर पर वे गलत हो जाते थे, लेकिन जांच के जोखिम से बचने के लिए कहीं नई जगह चले जाना बेहतर था। शायद ही कभी, बहुत कम ही, कोई सही अनुमान लगाता था। हमने उन्हें अपनी परिकल्पना को परखने का मौका नहीं दिया। हम बस गायब हो गए, एक भयावह याद से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। ऐसा कई दशकों से नहीं हुआ था। मैंने कुछ नहीं सुना, हालांकि मैं जेसिका के पास ध्यान से सुन रहा था जहां से उसकी तुच्छ आंतरिक बातचीत लगातार बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई बैठा ही नहीं था। कितना अजीब है। क्या लड़की हिली थी? ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि जेसिका अभी भी उससे बड़बड़ा रही थी। मैंने ऊपर देखा, असंतुलित महसूस कर रहा था। अपनी अतिरिक्त सुनने की क्षमता की जांच करना ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे कभी करना पड़ा हो। फिर से मेरी नज़र उन चौड़ी भूरी आंखों पर टिक गई। वह ठीक उसी जगह बैठी थी जहां वह पहले बैठी थी और हमारी तरफ देखना स्वाभाविक बात थी, मैंने सोचा, क्योंकि जेसिका अभी भी उसे कलेंस के बारे में स्थानीय गपशप सुना रही थी। हमारे बारे में सोचना भी स्वाभाविक होगा, लेकिन मैं कोई फुसफुसाहट नहीं सुन सका। जब वह नीचे की ओर देख रही थी, तो उसके गालों पर गर्म, आकर्षक लाल रंग के धब्बे थे, एक अजनबी को घूरते हुए पकड़े जाने की शर्मनाक गलती से दूर। यह अच्छा था कि जैस्पर अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे ये कल्पना करना पसंद नहीं था कि खून का इतना आसानी से जमा होना उसके नियंत्रण को क्या प्रभावित करेगा। उसके चेहरे पर भावनाएं इतनी स्पष्ट थीं मानो उन्हें शब्दों में व्यक्त कर दिया गया हो। आश्चर्य, क्योंकि वह अनजाने में ही अपने और मेरे बीच के सूक्ष्म अंतरों के संकेतों को आत्मसात कर रही थी। जिज्ञासा, क्योंकि वह जेसिका की बातें सुन रही थी। कहानी और कुछ और। मोह, ये पहली बार नहीं होगा। हम उनके लिए सुंदर थे, हमारा इच्छित शिकार। फिर अंत में शर्मिंदगी। और फिर भी, हालांकि उसकी अजीब आंखों में उसके विचार बहुत स्पष्ट थे। अजीब इसलिए क्योंकि उनकी आंखें गहरी थीं। मैं जहां वह बैठी थी वहां से केवल सन्नाटा सुन सकता था। बस सन्नाटा। मुझे एक क्षण के लिए बेचैनी महसूस हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने पहले कभी देखा हो। क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ थी? मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि मैं हमेशा महसूस करता था। चिंतित होकर मैंने ध्यान से सुना। वे सभी आवाजें जो मैं रोक रहा था, अचानक मेरे सिर में चिल्लाने लगीं। आश्चर्य है कि उसे कौन सा संगीत पसंद है। शायद मैं अपनी नई सीडी का उल्लेख कर सकूं। माइक न्यूटन सोच रहा था, 2 टेबल दूर बेला स्वान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। देखो, वह उसे घूर रहा है। क्या ये काफी नहीं है कि स्कूल में आधी लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं? एरिक योकी के विचार तीखे थे और लड़की के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। बहुत घिनौना। आपको लगेगा कि वो मशहूर है या कुछ और। एडवर्ड कलन भी घूर रहा था। लॉरेन मैलोरी इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसका चेहरा, सभी अधिकारों के अनुसार, गहरे रंग का ज़ेड होना चाहिए। और जेसिका अपने नए सबसे अच्छे दोस्त पर इतरा रही थी। क्या मजाक है? लड़की के विचारों से लगातार तीखापन निकल रहा था। मुझे यकीन है कि सभी ने उससे यही पूछा होगा, लेकिन मैं उससे बात करना चाहूंगा। क्या कुछ और मौलिक है? एशले डाउलिंग ने सोचा। शायद वह मेरी स्पेनिश में होगी। जून रिचर्डसन ने आशा व्यक्त की। आज रात को बहुत कुछ करना बाकी है। ट्रिग और अंग्रेजी की परीक्षा। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ एंजेला वेबर, एक शांत लड़की जिसके विचार असामान्य रूप से दयालु थे, मेज पर एकमात्र व्यक्ति थी जो इस बेला से ग्रस्त नहीं थी। मैं उनकी सारी बातें सुन सकता था, उनके दिमाग में चल रही हर छोटी मोटी बात को सुन सकता था।
लेकिन नए छात्र की भ्रामक संवादात्मक आंखों से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और हाँ, मैं सुन सकता था कि लड़की जेसिका से बात करते समय क्या कह रही थी। मुझे लंबे कमरे के दूर कोने में उसकी धीमी, स्पष्ट आवाज सुनने के लिए मन की बात पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लाल भूरे बालों वाला वह लड़का कौन है? मैंने उसे पूछते हुए सुना। उसने अपनी आंख के कोने से मेरी ओर एक और नज़र डाली, लेकिन जब उसने देखा कि मैं अभी भी घूर रहा हूं तो उसने तुरंत नजरें फेर लीं। अगर मुझे यह उम्मीद होती कि उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसके विचारों के स्वर को समझ पाऊंगा, तो मैं तुरंत निराश हो जाता। आमतौर पर लोगों के विचार उनकी शारीरिक आवाज़ के समान ही स्वर में आते हैं, लेकिन ये शांत, शर्मीली आवाज़ अपरिचित थी। कमरे में घूम रहे सैकड़ों विचारों में से एक भी नहीं, इस बात का मुझे पूरा यकीन था। बिल्कुल नया। ओह, गुड लक, बेवकूफ़, जेसिका ने लड़की के सवाल का जवाब देने से पहले सोचा। वह एडवर्ड है। वह बेशक बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपना समय बर्बाद मत करो। वह डेट नहीं करता। जाहिर है कि यहाँ की कोई भी लड़की उसके लिए अच्छी नहीं है। उसने चुपचाप नाक सिकोड़ी। मैंने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। जेसिका और उसकी सहपाठियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वे कितने भाग्यशाली थे कि उनमें से कोई भी मुझे खास पसंद नहीं आया। क्षणिक हास्य के नीचे मुझे एक अजीब आवेग महसूस हुआ, जिसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया। इसका जेसिका के विचारों के उस क्रूर पहलू से कुछ लेना देना था, जिसके बारे में नई लड़की को पता नहीं था। मुझे उनके बीच में आने की अजीब इच्छा महसूस हुई, ताकि बेला स्वान को जेसिका के दिमाग की काली चालों से बचाया जा सके। यह महसूस करना कितना अजीब था। आवेग के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश करते हुए मैंने जेसिका की आंखों से एक बार फिर नई लड़की की जांच की। मेरी घूरने की आदत ने बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित कर लिया था। शायद ये सिर्फ कुछ लंबे समय से दबी हुई सुरक्षात्मक प्रवृत्ति थी जो कमजोर के लिए मजबूत होती है। किसी तरह ये लड़की अपनी नई सहपाठियों की तुलना में ज्यादा कमजोर दिख रही थी। उसकी त्वचा इतनी पारदर्शी थी कि यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह उसे बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। मैं उसकी नसों में साफ पीली झिल्ली के नीचे रक्त की लयबद्ध धड़कन देख सकता था, लेकिन मुझे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। मैंने जो जीवन चुना था उसमें मैं अच्छा था, लेकिन मैं जैस्पर की तरह ही प्यासा था और प्रलोभन को आमंत्रित करने का कोई मतलब नहीं था। उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी सिलवट थी, जिसका उसे पता ही नहीं था। यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक था। मैं आसानी से देख सकता था कि उसके लिए वहां बैठना, अजनबियों से बातचीत करना, ध्यान का केंद्र बनना कितना तनावपूर्ण था। मैं उसके शर्मीलेपन को समझ सकता था, जिस तरह से वह अपने कमजोर दिखने वाले कंधों को थोड़ा झुकाकर रखती थी, मानो वह किसी भी पल किसी नकार की उम्मीद कर रही हो। और फिर भी मैं केवल देख सकता था, केवल महसूस कर सकता था, केवल कल्पना कर सकता था। बहुत ही असाधारण मानव लड़की की ओर से केवल चुप्पी थी। मैं कुछ भी नहीं सुन सकता था। क्यों? क्या हम ऐसा करें? रोसेली ने मेरा ध्यान भंग करते हुए धीरे से कहा। मैंने राहत की भावना के साथ उस लड़की से अपना ध्यान हटा लिया। मैं लगातार असफल नहीं होना चाहता था। मेरे लिए यह असफलता एक दुर्लभ बात थी, और असामान्य होने से भी ज्यादा परेशान करने वाली। मैं उसके छिपे हुए विचारों में सिर्फ इसलिए कोई दिलचस्पी नहीं विकसित करना चाहता था क्योंकि वे छिपे हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब मैंने ऐसा किया तो उन्हें समझना और मैं ऐसा करने का कोई तरीका ढूंढना चाहूँगा तो वे किसी भी इंसान की तरह ही तुच्छ और तुच्छ होंगे। उन तक पहुँचने के लिए मैं जो प्रयास करूँगा वह इसके लायक नहीं है। तो क्या नया वाला अभी भी हमसे डरता है? एमिट ने पूछा। वह अभी भी अपने पिछले प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने कंधे उचका दिए। उसे अधिक जानकारी के लिए दबाव डालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम मेज से उठे और कैफेटेरिया से बाहर चले गए। एमिट, रोजली और जैस्पर सीनियर होने का नाटक कर रहे थे। वे अपनी कक्षाओं के लिए चले गए। मैं उनसे कम उम्र का किरदार निभा रहा था। मैं अपने जूनियर लेवल बायोलॉजी के पाठ के लिए चला गया, अपने दिमाग को उबाऊपन के लिए तैयार कर रहा था।
ये संदिग्ध था कि मिस्टर बैनर, जो औसत बुद्धि से अधिक नहीं थे, अपने व्याख्यान में कुछ ऐसा निकाल पाएंगे जो 2 मेडिकल डिग्री रखने वाले किसी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दे। कक्षा में मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी किताबों को मेज पर फैला दिया। फिर से सहारा, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं पहले से न जानता था। मैं अकेला छात्र था जिसके पास अपनी मेज थी। मनुष्य इतने समझदार नहीं थे कि वे जान सके कि वे मुझसे डरते हैं, लेकिन उनकी जन्मजात जीवित रहने की प्रवृत्ति उन्हें दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे वे लंच से आते गए, कमरा धीरे धीरे भरता गया। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और समय बीतने का इंतजार करने लगा। फिर से मैंने चाहा कि मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं उस नई लड़की के बारे में सोच रहा था। जब एंजेला वेबर उसे दरवाजे के अंदर ले गई तो उसका नाम मेरे ध्यान में आया। बेला भी मेरी तरह ही शर्मीली लगती है। मुझे लगता है कि आज का दिन उसके लिए वाकई मुश्किल होगा। काश मैं कुछ कह पाता, लेकिन शायद ये बेवकूफ़ी ही लगेगी। हाँ, माइक न्यूटन ने सोचा और अपनी सीट पर मुड़कर लड़कियों को प्रवेश करते देखा। फिर भी बेला स्वान जिस जगह खड़ी थी वहां से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो खाली जगह जहां उसके विचारों को परेशान और बेचैन होना चाहिए था, मुझे परेशान कर रही थी। क्या होगा अगर यह सब खत्म हो गया? क्या होगा अगर यह किसी तरह की मानसिक गिरावट का पहला लक्षण मात्र था? मैं अक्सर चाहता था कि मैं इस शोरगुल से बच जाऊं, कि मैं सामान्य रह सकूं जहां तक मेरे लिए संभव हो, लेकिन अब मुझे इस विचार से घबराहट होने लगी। मैं जो कर सकता हूं उसके बिना मैं कौन होता? मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। मैं देखूंगा कि क्या कार्लिसले ने ऐसा किया है। लड़की मेरे बगल से गलियारे से नीचे चली गई, शिक्षक की डेस्क की ओर बढ़ गई। बेचारी लड़की, मेरे बगल वाली सीट ही एकमात्र खाली सीट थी। स्वचालित रूप से मैं मेज के उस हिस्से को साफ किया जो उसके पास होगा और मेरी किताबें एक ढेर में रख दी। मुझे संदेह था कि वह वहां बहुत सहज महसूस करेगी। वो एक लंबे सेमेस्टर के लिए थी, कम से कम इस कक्षा में। शायद, हालांकि, उसके बगल में बैठकर मैं उसके विचारों के छिपे हुए स्थान को बाहर निकालने में सक्षम हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले कभी उसके करीब होने की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि मुझे सुनने लायक कुछ भी मिलेगा। बेला स्वान गर्म हवा के प्रवाह में चली गई जो वेंट से मेरी ओर बह रही थी। उसकी खुशबू ने मुझे एक धमाकेदार हथगोले की तरह मारा। उस पल मेरे साथ जो हुआ, उसकी ताकत को दर्शाने के लिए कोई भी छवि इतनी हिंसक नहीं थी। तुरंत ही मैं बदल गया। मैं उस इंसान के बिल्कुल भी करीब नहीं था जो मैं कभी था। मानवता के उस अंश का कोई निशान भी नहीं बचा था जिसे मैंने वर्षों तक अपने अंदर छुपाए रखा था। मैं एक शिकारी था, वह मेरा शिकार थी। पूरी दुनिया में उस सत्य के अलावा और कुछ नहीं था। वहाँ गवाहों से भरा कोई कमरा नहीं था, वे पहले से ही मेरे दिमाग में संपार्श्विक क्षति थे। उसके विचारों का रहस्य भुला दिया गया था। उसके विचारों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं सोच सकती थी। मैं एक पिशाच था, और उसका खून इतना मीठा था कि मैंने 80 साल से भी अधिक समय में इसकी गंध नहीं ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी खुशबू भी हो सकती है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा है, तो मैं बहुत पहले ही इसकी तलाश में निकल पड़ता। मैं पूरी धरती पर उसकी तलाश में निकल पड़ता। मैं उसके स्वाद की कल्पना कर सकता हूँ। प्यास मेरे गले में आग की तरह जल रही थी। मेरा मुंह पका हुआ और सूखा हुआ लग रहा था, और जहर का ताज़ा प्रवाह उस सनसनी को दूर करने में कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरा पेट भूख से ऐंठ रहा था जो प्यास की प्रतिध्वनि थी। मेरी मांसपेशियां उछलने के लिए मुड़ गई थीं। अभी एक सेकंड भी नहीं बीता था। वह अभी भी वही कदम उठा रही थी जिसने उसे मुझसे हवा की दिशा में नीचे कर दिया था। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसकी नज़रें मेरी ओर खिसक गईं। ये हरकत उसने स्पष्ट रूप से चुपके से की थी। उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलीं और मैंने खुद को उसकी आंखों के आईने में प्रतिबिंबित होते देखा। वहाँ मैंने जो चेहरा देखा, उससे कुछ क्षणों के लिए उसकी जान बच गई। उसने इसे आसान नहीं बनाया। जब उसने मेरे चेहरे पर भावों को संसाधित किया, चेहरे पर खून फिर से उसके गालों पर फैल गया,
जिससे उसकी त्वचा का रंग इतना स्वादिष्ट हो गया जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खुशबू मेरे दिमाग में एक मोटी धुंध थी। मैं मुश्किल से इसके बारे में सोच पा रहा था। मेरी सहज प्रवृत्ति उग्र हो गई, नियंत्रण का विरोध करते हुए असंगत। वह अब और तेजी से चलने लगी, मानो उसे भागने की जरूरत समझ में आ गई हो। उसकी जल्दबाजी ने उसे अनाड़ी बना दिया। वह लड़खड़ा गई और आगे की ओर गिर पड़ी, लगभग मेरे सामने बैठी लड़की से जा टकराए। कमजोर, कमजोर, एक इंसान के लिए सामान्य से भी ज्यादा। मैंने उस चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जो मैंने उसकी आंखों में देखा था, एक ऐसा चेहरा जिसे मैंने घृणा से पहचाना था। मेरे अंदर के राक्षस का चेहरा, वह चेहरा जिसे मैंने दशकों के प्रयास और अडिग अनुशासन से हराया था। अब ये कितनी आसानी से सतह पर आ गया। वह सुगंध फिर से मेरे चारों ओर घूमने लगी, मेरे विचारों को बिखेरने लगी और लगभग मुझे अपनी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। नहीं, मैंने खुद को कुर्सी पर टिकाने की कोशिश की और मेरा हाथ मेज के किनारे के नीचे दब गया। लकड़ी इस काम के लिए ठीक नहीं थी। मेरा हाथ स्ट्रट से टकराया और एक हथेली भर गूदा लेकर बाहर आ गया, जिससे बची हुई लकड़ी पर मेरी उंगलियों की आकृति बन गई। सबूत नष्ट कर दो, यह एक बुनियादी नियम था। मैंने अपनी उंगलियों से आकृति के किनारों को जल्दी से कुचल दिया, जिससे फर्श पर एक खुरदरा छेद और छीलन का ढेर रह गया, जिसे मैंने अपने पैर से बिखेर दिया। सबूत नष्ट कर दो, संपार्श्विक क्षति। मुझे पता था कि अब क्या होना था। लड़की को मेरे पास आकर बैठना था और मुझे उसे मारना था। इस कक्षा में मौजूद निर्दोष दर्शकों, 18 अन्य बच्चों और एक पुरुष को वहां से जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने जल्द ही जो कुछ देखा था वह सब देख लिया था। मैं ये सोचकर घबरा गया कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने सबसे बुरे समय में भी मैंने कभी इस तरह का अत्याचार नहीं किया था। मैंने कभी भी निर्दोष लोगों को नहीं मारा था, और अब मैंने उनमें से 20 को एक साथ मारने की योजना बनाई। मेरे प्रतिबिंब में राक्षस का चेहरा मेरा मजाक उड़ा रहा था, जबकि मेरा एक हिस्सा उससे दूर जा रहा था, वहीं दूसरा हिस्सा ये योजना बना रहा था कि आगे क्या होगा। अगर मैं पहले लड़की को मार देता, तो कमरे में मौजूद इंसानों के प्रतिक्रिया करने से पहले मेरे पास उसके साथ सिर्फ 15 या 20 सेकंड होते। शायद थोड़ा ज्यादा समय भी, अगर उन्हें पहले पता न चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके पास चीखने या चिल्लाने का समय नहीं होता। दर्द महसूस करो, मैं उसे बेरहमी से नहीं मारूंगा। इतना तो मैं इस अजनबी को उसके बेहद वांछनीय खून से दे सकता था। लेकिन फिर मुझे उन्हें भागने से रोकना होगा। मुझे खिड़कियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, जो बहुत ऊंची और छोटी हैं और किसी के लिए भागने का रास्ता नहीं देती। बस दरवाज़ा बंद कर दें और वे फंस जाएंगे। ये धीमा और अधिक कठिन होगा जब वे घबराए हुए और भागते हुए, अराजकता में आगे बढ़ते हुए उन सभी को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। असंभव नहीं, लेकिन बहुत अधिक शोर होगा, बहुत चीखने चिल्लाने का समय। कोई सुन लेगा और मुझे इस काले घंटे में और भी अधिक निर्दोष लोगों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जब मैं दूसरों की हत्या करता तो उसका खून ठंडा हो जाता। खुशबू ने मुझे सजा दी, मेरा गला सूखे दर्द से बंद हो गया। तो फिर पहले गवाहों की बात। मैंने अपने दिमाग में इसकी योजना बना ली थी। मैं कमरे के बीच में था, सामने से सबसे दूर वाली पंक्ति में। मैं सबसे पहले अपना दाहिना हिस्सा लूंगा। मैंने अनुमान लगाया कि मैं हर सेकंड में 4 या 5 लोगों की गर्दन तोड़ सकता हूँ। इससे शोर नहीं होगा, दाहिना हिस्सा भाग्यशाली होगा, वे मुझे आते हुए नहीं देखेंगे। आगे और पीछे बाईं ओर घूमते हुए मुझे इस कमरे में हर जीवन को खत्म करने में अधिकतम 5 सेकंड लगेंगे। ये काफी समय तक चला ताकि बेला स्वान देख सके कि उसके लिए क्या आने वाला है। इतनी देर की उसे डर महसूस हो, इतनी देर की शायद, अगर सदमे ने उसे अपनी जगह पर स्थिर न कर दिया होता तो वह चीख निकाल पाती। एक हल्की चीख जिससे कोई भाग न पाता। मैंने एक गहरी सांस ली और वह सुगंध एक आग थी जो मेरी सूखी नसों में दौड़ गई, मेरी छाती से बाहर निकलकर मेरे हर बेहतर आवेग को भस्म कर दिया। वह अभी करवट बदल रही थी। कुछ ही सेकंड में वह इंच भर नीचे बैठ जाएगी, मुझसे दूर। मेरे सिर,
का राक्षस प्रसन्न हो गया। किसी ने मेरे बाईं ओर एक फोल्डर को जोर से बंद कर दिया। मैंने ये देखने के लिए ऊपर नहीं देखा कि यह कौन सा इंसान था, लेकिन उस हरकत ने मेरे चेहरे पर एक सामान्य, बिना गंध वाली हवा की लहर भेज दी। एक पल के लिए मैं स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम था। उस अनमोल पल में मैंने अपने दिमाग में दो चेहरे देखे, एक दूसरे के बगल में। एक तो मेरा था, या यूं कहें कि था, लाल आंखों वाला राक्षस जिसने इतने लोगों को मारा था कि मैंने गिनना बंद कर दिया था। तर्कसंगत, न्यायोचित हत्याएं। एक, मैं हत्यारों का हत्यारा था, दूसरे कम शक्तिशाली राक्षसों का हत्यारा था। यह एक ईश्वरीय जटिलता थी। मैंने स्वीकार किया कि यह तय करना कि कौन मृत्युदंड का हकदार है, ये खुद के साथ एक समझौता था। मैंने मानव रक्त पिया था, लेकिन केवल सबसे ढीली परिभाषा के अनुसार। मेरे शिकार, अपने विभिन्न अंधेरे शगलों में, मुझसे बमुश्किल अधिक मानवीय थे। दूसरा चेहरा कार्लिसले का था। दोनों चेहरों में कोई समानता नहीं थी। वे उजले दिन और काली रात थे। समानता के अस्तित्व का कोई कारण नहीं था। कार्लिसले मूल जैविक अर्थ में मेरे पिता नहीं थे। हमारे पास कोई सामान्य विशेषताएं नहीं थीं। हमारे रंग में समानता हमारे व्यक्तित्व का परिणाम थी। हर पिशाच लाश की तरह पीला था। हमारी आंखों के रंग में समानता एक और मामला था, एक पारस्परिक पसंद का प्रतिबिंब। और फिर भी, हालांकि समानता का कोई आधार नहीं था, मैंने कल्पना की थी कि पिछले 70 सालों में जब मैंने उनकी पसंद को अपनाया और उनके कदमों पर चला, तो मेरा चेहरा कुछ हद तक उनके चेहरे को प्रतिबिंबित करने लगा था। मेरे चेहरे की विशेषताएं नहीं बदली थीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी कुछ बुद्धिमत्ता मेरे चेहरे पर छा गई थी। उनकी थोड़ी बहुत करुणा मेरे मुंह के भावों में झलक रही थी, और उनके धैर्य के संकेत मेरे माथे पर स्पष्ट थे। राक्षस के चेहरे में वे सभी छोटे छोटे सुधार खो गए। कुछ ही क्षणों में मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जो मेरे निर्माता, मेरे गुरु, मेरे पिता के साथ बिताए गए वर्षों को दर्शाता हो। मेरी आंखें शैतान की तरह लाल हो जाएंगी, सारी समानता हमेशा के लिए खो जाएगी। मेरे दिमाग में कार्लिसले की दयालु आंखें मुझे जज नहीं कर रही थीं। मुझे पता था कि वह मुझे इस भयानक कृत्य के लिए माफ कर देगा, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं अपनी वास्तविक स्थिति से बेहतर हूँ। बेला स्वान मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी हरकतें निस्संदेह भय के कारण अकड़न और अजीब थीं, और उसके खून की गंध मेरे चारों ओर एक अपरिहार्य बादल के रूप में फैल गई। मैं अपने पिता को मेरे बारे में गलत साबित कर दूंगा। इस तथ्य का दुख मेरे गले में लगी आग जितना ही दर्दनाक था। मैं घृणा से उससे दूर झुक गया, उस राक्षस से घृणा करते हुए जो मुझे पीड़ा दे रहा था। इसे ले जाओ। उसे यहाँ क्यों आना पड़ा? उसे क्यों अस्तित्व में रहना पड़ा? उसे मेरे इस अजन्मेपन में जो थोड़ी बहुत शांति थी, उसे क्यों नष्ट करना पड़ा? ये कष्टकारी मनुष्य कभी क्यों पैदा हुआ? वह मुझे बर्बाद कर देगी। मैंने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया, क्योंकि अचानक एक भयंकर, तरकीन घृणा मेरे अंदर से बह गई। मैं राक्षस नहीं बनना चाहता था। मैं इस कमरे में भरे मासूम बच्चों को मारना नहीं चाहता था। मैं वह सब कुछ खोना नहीं चाहता था जो मैंने जीवन भर त्याग और त्याग करके हासिल किया था। मैं नहीं करूँगा। वह मुझे नहीं बना सकी। समस्या उसकी गंध थी, उसके खून की भयानक आकर्षक गंध। काश विरोध करने का कोई तरीका होता। काश ताज़ी हवा का एक और झोंका मेरे सिर को साफ कर पाता। बेला स्वान ने अपने लंबे, घने महोगनी बाल मेरी ओर झटकते हुए कहा। क्या वह पागल थी? नहीं, कोई मददगार हवा नहीं थी। लेकिन मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने फेफड़ों से हवा का प्रवाह रोक दिया। राहत तुरंत मिली, लेकिन अधूरी। मेरे दिमाग में अभी भी उस खुशबू की याद थी, मेरी जीभ के पिछले हिस्से पर उसका स्वाद। मैं लंबे समय तक उसका विरोध भी नहीं कर पाऊंगा। इस कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति की जान खतरे में थी जब वो और मैं एक साथ थे। मुझे भाग जाना चाहिए था। मैं भागना चाहता था, अपने बगल में बैठी उसकी गर्मी और जलन के दर्द से दूर भागना चाहता था, लेकिन मैं 100% निश्चित नहीं था कि अगर मैं अपनी मांसपेशियों को हिलाने के लिए, यहाँ तक कि सिर्फ खड़े होने के लिए भी खोल देता हूँ, तो
मैं हमला करके वह हत्या नहीं कर दूंगा जिसकी मैंने पहले से योजना बना रखी थी। लेकिन शायद मैं 1 घंटे तक विरोध कर सकता था। क्या 1 घंटा बिना हमला किए आगे बढ़ने के लिए नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त समय होगा? मैंने संदेह किया, फिर खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए मजबूर किया। मैं इसे पर्याप्त बना सकता था। पीड़ितों से भरे इस कमरे से बाहर निकलने के लिए बस इतना समय, पीड़ित जो शायद पीड़ित होने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं एक छोटे से घंटे के लिए विरोध कर सकता। यह एक असहज एहसास था, सांस नहीं ले पाना। मेरे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह मेरी प्रवृत्ति के खिलाफ था। तनाव के समय मैं अपनी अन्य इंद्रियों की तुलना में गंध पर अधिक निर्भर था। ये शिकार में रास्ता दिखाता था, ये खतरे के मामले में पहली चेतावनी थी। मैं अक्सर अपने जैसी खतरनाक चीज का सामना नहीं करता था, लेकिन मेरे जैसे लोगों में आत्म संरक्षण उतना ही मजबूत था जितना कि औसत इंसान में। असहज लेकिन सहने योग्य। उसे सूंघने और उस पतली, पारदर्शी त्वचा में अपने दांत गड़ाने से ज्यादा सहनीय, गर्म, गीली, धड़कती हुई त्वचा में। 1 घंटा, बस 1 घंटा। मुझे खुशबू, स्वाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चुप रहने वाली लड़की ने अपने बाल हमारे बीच में रखे, आगे की ओर झुकी हुई थी ताकि वे उसके फोल्डर पर फैल जाएं। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था ताकि उसकी स्पष्ट, गहरी आंखों में भावनाओं को पढ़ने की कोशिश कर सकूं। क्या वह मुझसे अपनी आंखें छिपाने की कोशिश कर रही थी? डर से, शर्म से, अपने राज छिपाने के लिए। उसके बेबाक विचारों से बाधित होने पर मेरी पिछली जलन, उस जरूरत और नफरत की तुलना में कमजोर और फीकी थी जो अब मुझ पर हावी थी। क्योंकि मैं अपने बगल में बैठी इस कमजोर लड़की से नफरत करता था, उससे पूरी शिद्दत से नफरत करता था जिसके साथ मैं अपने पुराने स्व, अपने परिवार के प्रति अपने प्यार, अपने सपनों से चिपका रहता था कि मैं जो था उससे बेहतर कुछ बनूंगा। उससे नफरत करना कि उसने मुझे कैसा महसूस कराया, इससे थोड़ी मदद मिली। हाँ, पहले जो जलन मुझे महसूस हुई थी वो कमजोर थी, लेकिन इससे भी थोड़ी मदद मिली। मैं हर उस विचार से चिपका रहा जो मुझे ये कल्पना करने से विचलित करता था कि उसका स्वाद कैसा होगा। नफरत और चिड़चिड़ापन, अधीरता, क्या ये घड़ी कभी नहीं गुजरेगी? और जब घंटा खत्म हो जाता, वो इस कमरे से बाहर चली जाती, और मैं क्या करता? अगर मैं राक्षस को नियंत्रित कर सकता, उसे दिखा सकता कि देरी इसके लायक होगी। मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम एडवर्ड कुलेन है। क्या मैं आपको आपकी अगली कक्षा में ले जा सकता हूँ? वह हाँ कहेगी। ऐसा करना शिष्टाचारपूर्ण होगा। मुझे यकीन था कि वो मुझसे डरती थी, फिर भी वह परंपरा का पालन करेगी और मेरे साथ साथ चलेगी। उसे गलत दिशा में ले जाना काफी आसान होना चाहिए। जंगल की एक शाखा पार्किंग स्थल के पिछले कोने को छूने के लिए उंगली की तरह फैली हुई थी। मैं उसे बता सकता था कि मैं अपनी कार में एक किताब भूल गया हूँ। क्या किसी को पता चलेगा कि मैं आखिरी व्यक्ति था जिसके साथ उसे देखा गया था? हमेशा की तरह बारिश हो रही थी। गलत दिशा में जा रहे 2 गहरे रंग के रेनकोट बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं जगाते या मुझे पहचान नहीं पाते, सिवाय इसके कि मैं अकेला छात्र नहीं था जो आज उसके बारे में जानता था। हालांकि कोई भी इतना स्पष्ट रूप से जागरूक नहीं था जितना एक माइक न्यूटन, विशेष रूप से उसके वजन में हर बदलाव के प्रति सचेत था क्योंकि वह अपनी कुर्सी पर बेचैन थी। वह मेरे इतने करीब असहज थी, जैसा कि कोई भी होगा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि उसकी गंध ने सभी परोपकारी चिंताओं को नष्ट कर दिया था। अगर वह मेरे साथ कक्षा से बाहर निकलती तो माइक न्यूटन को पता चल जाता। यदि मैं 1 घंटा टिक सकता हूँ, तो क्या मैं 2 घंटे भी टिक सकता हूँ? जलन के दर्द से मैं सिहर उठा। वह घर खाली घर में जाती थी। पुलिस प्रमुख स्वान 8 घंटे काम करते थे। मैं उनका घर जानता था, क्योंकि मैं उस छोटे से शहर के हर घर को जानता था। उसका घर घने जंगल के बिल्कुल पास बसा था, कोई भी नज़दीकी पड़ोसी नहीं था। अगर उसे चीखने का मौका भी मिल जाता, जो वह नहीं चाहती थी, तो कोई सुनने वाला नहीं होता। इससे निपटने का यही सबसे जिम्मेदार तरीका होगा। मैं 7 दशकों से ज्यादा समय से बिना किसी इंसानी खून के रह रहा हूँ। अगर मैं अपनी सांस रोक लूँ, तो मैं 2 घंटे
तक टिक सकता हूँ, और जब मैं उसे अकेला पाऊंगा तो किसी और को चोट लगने की कोई संभावना नहीं होगी। और इस अनुभव को जल्दी से जल्दी पूरा करने का कोई कारण नहीं है। मेरे दिमाग में बैठा राक्षस सहमत था। ये सोचना कुतर्क था कि इस कमरे में उपस्थित 19 मनुष्यों को प्रयास और धैर्य के साथ बचाकर मैं इस मासूम लड़की को मारकर कम राक्षस बन जाऊंगा। हालांकि मैं उससे नफरत करता था, लेकिन मुझे पूरी तरह से पता था कि मेरी नफरत अन्यायपूर्ण थी। मुझे पता था कि मैं वास्तव में खुद से नफरत करता था, और जब वह मर जाएगी तो मैं हम दोनों से और भी ज्यादा नफरत करूंगा। मैंने इस तरह से 1 घंटा बिताया उसे मारने के सबसे अच्छे तरीकों की कल्पना करते हुए। मैंने वास्तविक कृत्य की कल्पना करने से बचने की कोशिश की। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा हो सकता था, इसलिए मैंने रणनीति बनाई और कुछ नहीं। एक बार, बिल्कुल अंत में, उसने अपने बालों की तरल दीवार के माध्यम से मुझे देखा। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे अंदर से अनुचित घृणा जल रही थी। जब मैंने उसकी नज़रों से मुलाकात की तो उसकी भयभीत आंखों में उसका प्रतिबिंब देखा। खून उसके गाल पर लग गया, इससे पहले कि वह फिर से अपने बालों में छिप पाती, और मैं लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन घंटी बजी, और हम कैसे क्लिच बच गए। वह मौत से, मैं बस थोड़े समय के लिए उस दुर्स्वप्न प्राणी बनने से जिससे मैं डरता था और घृणा करता था। अब मुझे हटना ही था। अपना सारा ध्यान सबसे सरल कामों पर केंद्रित करने के बावजूद मैं उतनी धीमी गति से नहीं चल पा रही थी जितनी मुझे चलनी चाहिए थी। मैं कमरे से भाग निकली। अगर कोई देख रहा होता तो उसे शायद संदेह हो जाता कि मेरे बाहर निकलने में कुछ गड़बड़ है। कोई भी मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी विचार अभी भी उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जिसकी 1 घंटे से भी कम समय में मौत होने वाली थी। मैं अपनी कार में छिप गया। मुझे खुद को छिपने के बारे में सोचना पसंद नहीं था। ये कितना कायरतापूर्ण लग रहा था, लेकिन अब मेरे पास इतना अनुशासन नहीं बचा था कि मैं इंसानों के आसपास रह सकूं। उनमें से किसी को न मारने पर अपने प्रयासों को इतना केंद्रित करने से मेरे पास दूसरों का विरोध करने के लिए कोई संसाधन नहीं बचा। ये कितना बेकार होगा अगर मैं हार मान लूं तो। राक्षस में मैं इसे हार के लायक बना सकता हूँ। मैंने एक सीढ़ी बजाई जो आमतौर पर मुझे शांत कर देती थी, लेकिन अब यह मेरे लिए कुछ खास नहीं कर रही थी। नहीं, सबसे ज्यादा मदद तो ठंडी, नम हवा से मिल रही थी जो हल्की बारिश के साथ मेरी खुली खिड़कियों से होकर आ रही थी। हालांकि मुझे बेला स्वान के खून की खुशबू बिल्कुल साफ साफ याद थी, लेकिन इस साफ हवा में सांस लेना मेरे शरीर के अंदरूनी हिस्से को संक्रमण से धोने जैसा था। मैं फिर से समझदार हो गया। मैं फिर से सोच सकता था, और मैं फिर से लड़ सकता था। मैं उससे लड़ सकता था जो मैं नहीं बनना चाहता था। मुझे उसके घर जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे उसे मारना नहीं था। जाहिर है, मैं एक तर्कसंगत, विचारशील प्राणी था, और मेरे पास एक विकल्प था। हमेशा एक विकल्प होता है। कक्षा में ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं उससे दूर था। मुझे अपने पिता को निराश नहीं करना था। मुझे अपनी माँ को तनाव, चिंता, दर्द नहीं देना था। हाँ, इससे मेरी दत्तक माँ को भी दुख पहुँचता, और वह बहुत कोमल और प्यार करने वाली थी। एस्मे जैसी किसी को दर्द पहुँचाना वास्तव में अक्षम्य था। शायद अगर मैं इस लड़की से बहुत सावधानी से दूर रहता तो मेरे जीवन को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने चीज़ों को अपने हिसाब से व्यवस्थित किया है। मैं किसी उत्तेजक और स्वादिष्ट चीज़ को उसे बर्बाद करने क्यों दूं? ये कितनी विडंबना है कि मैं इस मानव लड़की को जेसिका स्टेनली के व्यंग्यपूर्ण विचारों के तुच्छ, दंतहीन खतरे से बचाना चाहता था। मैं आखिरी व्यक्ति था जो इसाबेला स्वान के लिए रक्षक के रूप में खड़ा हो सकता था। उसे मुझसे जितनी सुरक्षा की आवश्यकता थी, उससे अधिक किसी और चीज़ से उसे कभी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। एलिस कहाँ थी? मुझे अचानक आश्चर्य हुआ। क्या उसने मुझे स्वान लड़की को कई तरह से मारते हुए नहीं देखा था? वो मुझे रोकने या सबूत मिटाने में मेरी मदद करने क्यों नहीं आई? जो भी हो, क्या वह जैस्पर के साथ होने वाली परेशानी पर नज़र रखने में इतनी व्यस्त थी कि वह इस भयावह संभावना को नज़रअंदाज कर गई?
या मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा ताकतवर था? क्या मैंने वाकई उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया होगा? नहीं, मुझे पता था कि यह सच नहीं है। एलिस शायद बहुत ध्यान लगा रही होगी। जेस्पर, मैंने उस दिशा में खोज की जहां मुझे पता था कि मेरी बहन होगी, अंग्रेजी कक्षाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सी इमारत में। मुझे उसकी जानी पहचानी आवाज ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। और मैं सही था, उसका हर विचार जेस्पर की ओर था, जो उसकी छोटी छोटी पसंदों को बारीकी से जांचता हुआ देखता था। मैं चाहता था कि मैं उससे सलाह ले सकूं, लेकिन साथ ही मुझे खुशी थी कि वह मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। मुझे अपने शरीर में एक नई जलन महसूस हुई, शर्म की जलन। मैं नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी यह जाने। अगर मैं बेला स्वान से बच सकता था, अगर मैं उसे मारने से बच सकता था, जबकि मैं ऐसा सोच रहा था, राक्षस तड़प रहा था और हताशा में अपने दांत पीस रहा था, तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मैं उसकी गंध से दूर रह सकता था, कम से कम मुझे कोशिश न करने की कोई वजह तो नहीं थी। अच्छा चुनाव करो। कार्लिसले ने जो सोचा था वैसा बनने की कोशिश करो। स्कूल का आखिरी घंटा लगभग खत्म हो चुका था। मैंने अपनी नई योजना को तुरंत अमल में लाने का फैसला किया। यहाँ पार्किंग में बैठने से बेहतर है, जहाँ वह मेरे पास से गुजर सकती है और मेरी कोशिश को बर्बाद कर सकती है। फिर से मुझे उस लड़की के लिए अन्यायपूर्ण घृणा महसूस हुई। मैं थोड़ी ज्यादा ही तेजी से चला, लेकिन वहाँ कोई गवाह नहीं था, छोटे से परिसर से होते हुए कार्यालय तक। रिसेप्शनिस्ट को छोड़कर यह खाली था, जिसने मेरे चुपचाप प्रवेश करने पर ध्यान नहीं दिया। सुश्री कोप, अस्वाभाविक रूप से लाल बालों वाली महिला ने ऊपर देखा और चौंक गई। ये हमेशा उन्हें चौंका देता था, वे छोटे छोटे निशान समझ नहीं पाते थे, चाहे उन्होंने हम में से किसी को पहले कितनी ही बार देखा हो। ओह, वो थोड़ा घबराई हुई सी बोली। उसने अपनी कमीज को ठीक किया। उसने मन ही मन सोचा, मूर्ख, वो लगभग मेरा बेटा होने के बराबर छोटा है। नमस्ते एडवर्ड, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? उसकी पलकें उसके मोटे चश्मे के पीछे फड़फड़ा रही थीं। असहज, लेकिन मुझे पता था कि जब मैं चाहती थी तो आकर्षक कैसे बन सकती थी। यह आसान था, क्योंकि मैं तुरंत जान पाती थी कि कोई भी स्वर या हाव भाव कैसे लिया जाता है। मैं आगे की ओर झुका, उसकी नज़रों से मिला, जैसे कि मैं उसकी सपाट भूरी आंखों में गहराई से देख रहा था। उसके विचार पहले से ही उथल-पुथल थे। यह आसान होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरे कार्यक्रम में मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने उस नर्म स्वर में कहा, जो मैंने मनुष्यों को डराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने उसकी हृदय गति बढ़ती सुनी। बेशक एडवर्ड, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? बहुत छोटी, उसने खुद से कहा। बेशक गलत, मैं उसके दादा से भी बड़ा था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपनी जीव विज्ञान कक्षा से वरिष्ठ स्तर के विज्ञान में जा सकता हूँ। शायद भौतिकी। क्या मिस्टर बैनर के साथ कोई समस्या है, एडवर्ड? बिल्कुल नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मैंने पहले ही इस सामग्री का अध्ययन कर लिया है। अलास्का में तुम सब उस त्वरित विद्यालय में गए थे। ठीक है, ये सोचते हुए उसके पतले होंठ सिकुड़ गए। उन्हें सभी को कॉलेज में होना चाहिए। मैंने शिक्षकों को शिकायत करते सुना है। परफेक्ट 4.0, जवाब देने में कभी हिचकिचाहट नहीं, टेस्ट में कभी गलत जवाब नहीं, जैसे कि उन्होंने हर विषय में धोखा देने का कोई तरीका ढूंढ लिया हो। श्री वनय यह मानना पसंद करेंगे कि कोई भी ट्रिग में धोखा दे रहा है, बजाय इसके कि वे सोचे कि कोई छात्र उनसे ज्यादा होशियार है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उनकी माँ उन्हें पढ़ाती होगी। वास्तव में एडवर्ड, भौतिकी अभी बहुत भरी हुई है। श्री बैनर को एक कक्षा में 25 से ज्यादा छात्रों से नफरत है। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी परफेक्ट कलन नहीं। मुझे पता है एडवर्ड, लेकिन अभी तो पर्याप्त सीटें ही नहीं हैं। तो क्या मैं कक्षा छोड़ सकता हूँ? मैं इस अवधि का उपयोग स्वतंत्र अध्ययन के लिए कर सकता हूँ। बायोलॉजी छोड़ो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह पागलपन है। जिस विषय को आप पहले से जानते हैं, उसे पूरा करना कितना मुश्किल है।
मिस्टर बैनर के साथ कोई समस्या होनी चाहिए। आपके पास स्नातक करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं होंगे। मैं अगले साल मिलूंगा। शायद तुम्हें इस बारे में अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। मेरे पीछे दरवाज़ा खुला, लेकिन जो कोई भी था उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैंने आगमन को अनदेखा किया और सुश्री को पर ध्यान केंद्रित किया। मैं थोड़ा और करीब झुक गया और घूरता रहा, जैसे कि मैं उसकी आंखों में और गहराई से देख रहा था। ये बेहतर काम करेगा अगर वे आज काले के बजाय सोने के होते। कालापन लोगों को डराता है, जैसा कि होना चाहिए। मेरी गलत गणना का असर उस महिला पर पड़ा। वो अपनी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों से भ्रमित होकर पीछे हट गई। कृपया, सुश्री कोप, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज़ जितनी मधुर और सम्मोहक हो सकती थी, उतनी ही मधुर थी, और उसकी क्षणिक घृणा कम हो गई। क्या कोई और अनुभाग नहीं है जिसमें मैं जा सकता हूँ? मुझे यकीन है कि कहीं कोई खाली स्थान होगा। छठे घंटे का जीव विज्ञान एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, सावधानी बरतते हुए कि मैं अपने दांतों को इतना न दिखाऊं कि वह फिर से डर जाए, और इस भाव को अपने चेहरे पर नर्म करने दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बहुत छोटी थी, उसने खुद को बेचैनी से याद दिलाया। ठीक है, शायद मैं बॉब से बात कर सकती हूँ, मेरा मतलब है मिस्टर बैनर। मैं देख सकती हूँ कि एक सेकंड में ही सब कुछ बदल गया। कमरे का माहौल, यहाँ मेरा मिशन, वो कारण जिसके चलते मैं उस लाल बालों वाली महिला की ओर झुका था। जो एक उद्देश्य के लिए था, वह अब दूसरे उद्देश्य के लिए था। सेम्था वेल्स को कमरे में प्रवेश करने, दरवाजे के पास टोकरी में हस्ताक्षर किए गए लेटरी स्लिप को रखने और स्कूल से जल्दी बाहर निकलने में बस 1 सेकंड लगा। खुले दरवाजे से अचानक हवा का झोंका मुझ पर टूट पड़ा, और मुझे एहसास हुआ कि दरवाजे से बाहर आने वाली पहली महिला ने अपने विचारों से मुझे क्यों बाधित नहीं किया। मैं मुड़ा, हालांकि मुझे सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं थी। बेला स्वान दरवाजे के पास दीवार से पीठ सटाए खड़ी थी, उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। मेरी क्रूर, अमानवीय नज़रों को देखते हुए उसकी आंखें पहले से भी बड़ी हो गई थीं। उसके खून की गंध उस छोटे से, गर्म कमरे की हवा के हर कण में समा गई। मेरा गला जलने लगा। राक्षस ने अपनी आंखों के दर्पण से मुझे फिर से घूरा, एक बुराई का मुखौटा। मेरा हाथ काउंटर के ऊपर हवा में झिझक रहा था। मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं और सुश्री कोप के सिर को उनकी डेस्क पर इतनी जोर से पटक सकूं कि उनकी मौत हो जाए। 20 की बजाय 2 जाने। एक सौदा। राक्षस उत्सुकता और भूख से मेरा ऐसा करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन वहां हमेशा एक विकल्प तो था ही। मैंने अपने फेफड़ों की हरकतें रोक दी और कार्लिसले का चेहरा अपनी आंखों के सामने रख लिया। मैं पीछे मुड़ा और मिस कोप का सामना किया और मेरे चेहरे पर आए बदलाव पर उनके अंदर के आश्चर्य को सुना। वो मुझसे दूर हो गईं, लेकिन उनका डर सुसंगत शब्दों में नहीं बदल पाया। मैंने अपने दशकों के आत्मत्याग में जो नियंत्रण हासिल किया था, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ को एक समान और मधुर बनाया। मेरे फेफड़ों में बस इतनी हवा बची थी कि मैं एक बार फिर बोल सकूं, शब्दों के जरिए तेजी से आगे बढ़ सकूं। तो फिर कोई बात नहीं। मैं देख सकता हूं कि यह असंभव है। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घूम गया और कमरे से बाहर निकल गया, कोशिश कर रहा था कि कमरे की गर्माहट महसूस न हो। मैं उस लड़की के शरीर की गर्मी से लथपथ था जब मैं उसके कुछ इंच के भीतर से गुजरा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपनी कार में नहीं बैठ गया, जो पूरे रास्ते बहुत तेज गति से चल रही थी। ज्यादातर लोग पहले ही जा चुके थे, इसलिए वहां ज्यादा गवाह नहीं थे। मैंने सुना कि एक द्वितीय वर्ष के छात्र डी.जे. गैरेट ने नोटिस किया और फिर अनदेखा कर दिया। कलन कहाँ से आया? ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा से निकलकर आया हो। मैं फिर से कल्पना के साथ आ गया। माँ हमेशा कहती है, जब मैं अपनी वोल्वो में बैठा तो बाकी लोग पहले से ही वहाँ थे। मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मैं ताज़ी हवा में हाँफ रहा था जैसे कि मैं किसी और की तरह सो रहा था। दम घुट गया। एडवर्ड, एलिस ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मैंने बस उसकी ओर सिर हिलाया।
तुम्हें क्या हो गया? एम्मेट ने पूछा। कुछ समय के लिए उसका ध्यान इस बात पर से हट गया कि जैस्पर पुनः मैच के मूड में नहीं था। जवाब देने के बजाय मैंने कार को रिवर्स में डाल दिया। मुझे यहाँ से निकल जाना था। बेला स्वान के यहाँ आने से पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। मेरा अपना निजी दानव मुझे परेशान कर रहा था। मैंने कार घुमाई और गति बढ़ा दी। पार्किंग से बाहर निकलने से पहले ही मेरी गति 40 हो गई। सड़क पर मोड़ पर पहुंचने से पहले ही मेरी गति 70 हो गई। बिना देखे ही मुझे पता चल गया कि एम्मेट, रोज़ली और जैस्पर सभी एलिस को घूरने लगे थे। उसने कंधे उचका दिए। वह नहीं देख पा रही थी कि क्या बीत गया, केवल ये देख पा रही थी कि क्या होने वाला है। अब वो मेरी ओर देखने लगी। हम दोनों ने उसके दिमाग में जो कुछ देखा उसे समझा और हम दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। तुम जा रहे हो? उसने फुसफुसाकर कहा। अब बाकी लोग मेरी ओर देखने लगे। क्या मैं हूँ? मैंने दांत पीसते हुए कहा। उसने तब ये देखा जब मेरा संकल्प डगमगा गया और एक अन्य विकल्प ने मेरे भविष्य को अंधकार में दिशा में मोड़ दिया। ओह, बेला स्वान मर चुकी है। मेरी आंखें ताज़े खून से चमकती लाल। उसके बाद की खोज। वह सावधानीपूर्वक समय जब हम फोक्स से बाहर निकलने और फिर से शुरू करने के लिए सुरक्षित होने से पहले प्रतीक्षा करेंगे। ओह, उसने फिर कहा। तस्वीर और भी स्पष्ट हो गई। मैंने पहली बार चीफ स्वान के घर के अंदर का नज़ारा देखा। बेला को पीले रंग की अलमारियों वाली एक छोटी सी रसोई में देखा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। जब मैं छाया से उसका पीछा कर रहा था तो उसकी खुशबू ने मुझे उसकी ओर खींचा। रुको, मैंने कराहते हुए कहा। मैं और अधिक सहन नहीं कर सका। माफ करें, उसने फुसफुसाकर कहा। राक्षस प्रसन्न हुआ और उसके दिमाग में फिर से दृश्य बदल गया। रात में खाली हाईवे, उसके बगल के पेड़ बर्फ से ढके हुए लगभग 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहे थे। मुझे तुम्हारी याद आएगी, उसने कहा, चाहे तुम कितने भी कम समय के लिए चले जाओ। एम्मेट और रोज़ली ने एक दूसरे को आशंकित नज़र से देखा। हम लगभग उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जो हमारे घर की ओर जाने वाली लंबी सड़क थी। हमें यहीं छोड़ दो, एलिस ने निर्देश दिया। तुम्हें खुद कार्लिसले को बताना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और कार अचानक रुक गई। एम्मेट, रोज़ली और जैस्पर चुपचाप बाहर निकल गए। वे एलिस को समझा रहे थे कि मैं कब चली गई हूँ। एलिस ने मेरे कंधे को छुआ। तुम सही काम करोगे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। इस बार कोई सपना नहीं, बल्कि एक आदेश। वह 40 स्वान का एकमात्र परिवार है। यह उसे भी मार देगा। हाँ, मैंने कहा, केवल अंतिम भाग से सहमत होते हुए। वह बाहर निकलकर दूसरों के पास आ गई। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। इससे पहले कि मैं कार मोड़ पाता, वे जंगल में गायब हो गए। मुझे पता था कि एलिस के सिर में चल रहे दृश्य अंधेरे से चमकते हुए स्ट्रोब लाइट की तरह चमकेंगे, जैसे मैं 90 की रफ्तार से फोक्स की ओर वापस जा रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अपने पिता को अलविदा कहने के लिए या अपने अंदर के राक्षस को गले लगाने के लिए। सड़क मेरे टायरों के नीचे से उड़ गई।